जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान को 11,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से भी बहुत नीचे के तापमान में बिना किसी गर्म कपड़े या पर्वतारोहण उपकरणों के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से कुछ ही घंटों में उसकी मौत निश्चित है। शरीर पूरी तरह काम करना बंद कर देगा और दिल रुक जाएगा। बिल्कुल। लेकिन 1972 में युवाओं के एक समूह ने ठीक इन्हीं असंभव परिस्थितियों में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 72 दिन बिताए। जो कि सच में मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम उन ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं जो द मिरेकल ऑफ द एंडीज पर आधारित है। और हमारा मिशन सिर्फ एक विमान दुर्घटना की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब इंसान से सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाती हैं तो हमारा शरीर और दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब बचने की मूल प्रवृत्ति किस हद तक जा सकती है। तो चलिए इस घटना की गहराइयों में चलते हैं। 13 अक्टूबर 1972 की वो दोपहर, जब उरुग्वे के रग्बी खिलाड़ियों से भरा एक चार्टर्ड विमान एंडीज के विशाल पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। शुरुआत में सब कुछ मतलब एकदम सामान्य और खुशी भरा था। बिल्कुल, अंदर लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मैच की बातें हो रही थी और खिड़की के ठीक बाहर दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मौजूद थी। यहीं से इस घटना का पहला तकनीकी पहलू शुरू होता है। एक बहुत ही छोटी सी गलती, वो मौसम वाली बात। राइट। खराब मौसम और घने बादलों की वजह से पायलट असल में पहाड़ों को देख ही नहीं पा रहे थे। रुकिए, मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा। मतलब अगर वो सामने कुछ देख ही नहीं पा रहे थे तो वो विमान को उड़ा कैसे रहे थे? मेरा मतलब है उस जमाने में भी तो कुछ नेविगेशन के तरीके होते होंगे। होते थे, बिल्कुल। और यहीं पर एक तकनीक काम आती है जिसे डेड रेकनिंग कहते हैं। देखिए, जब दृश्यता बिल्कुल शून्य होती है तो पायलट अपनी गति और उड़ान के समय के आधार पर ये कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी दूर आ चुके हैं। अच्छा, तो वो टाइम और स्पीड के हिसाब से दूरी का गणित लगा रहे थे। सही कहा। लेकिन उस दिन बहुत तेज हेडविंड चल रही थी, मतलब सामने से आने वाली हवा, जिसने विमान की गति को काफी धीमा कर दिया था। और पायलटों ने इस हवा के प्रभाव का सही अनुमान नहीं लगाया। बाप रे, इसका मतलब उन्हें लगा कि वो आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, उन्हें लगा कि वो एंडीज को पार करके चिली के मैदानी इलाकों में पहुंच चुके हैं। और इसी गलतफहमी में उन्होंने विमान को नीचे उतारना शुरू कर दिया, जबकि असलियत ये थी कि वो अभी भी पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच थे। तो वो बस एक गणितीय अनुमान के भरोसे विमान को नीचे ला रहे थे, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में। हाँ। और फिर एकदम से सब कुछ बदल जाता है। बादल छटते हैं और पायलटों के ठीक सामने एक विशाल बर्फ से ढकी चट्टान आ जाती है। हाँ, और वो तुरंत विमान को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। इंजन अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान का निचला हिस्सा सीधे पहाड़ की चोटी से टकराता है। और अगर हम इसे सोचें तो ये कितना भयानक दृश्य रहा होगा। फिजिक्स के नजरिए से देखें तो उस गति पर जब धातु सीधे चट्टान से टकराती है तो विमान की पूंछ तुरंत टूटकर अलग हो जाती है। उसी पल पीछे बैठे लोग वैक्यूम की वजह से हवा में बाहर खिंच जाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ये। धातु के फटने की चीखती हुई आवाजें, हवा का दबाव एकदम से गिरना और विमान का आगे का हिस्सा एक बेकाबू कैप्सूल की तरह बर्फ की एक खड़ी ढलान पर करीब 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फिसल रहा है। और अंदर सीटें अपनी जगह से उखड़ रही हैं, लोग आगे की तरफ फेंके जा रहे हैं। और फिर जब वो मलबा आखिरकार एक बर्फ के टीले से टकरा के रुकता है तो अचानक एकदम सन्नाटा छा जाता है। और पता है, वो सन्नाटा, वो जो एकदम से ठहराव आता है, वो शायद उस क्रैश की कान फाड़ देने वाली आवाज से भी ज्यादा डरावना होता है। हाँ, क्योंकि अचानक सब कुछ शांत हो गया। बिल्कुल, जब इंजनों का शोर बंद हो जाता है और सिर्फ टूटे हुए मलबे से गुजरने वाली बर्फीली हवा की आवाज आती है, दिमाग इस अचानक हुए बदलाव को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। एक सेकंड पहले वो रग्बी की बातें कर रहे थे और अगले सेकंड मौत के मुंह में है। इसे मेडिकल टर्म में एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऐसा है जैसे कोई बहुत तेज संगीत सुन रहा हो और किसी ने अचानक प्लग निकाल दिया हो। जो लोग जिंदा बचे थे वो धीरे धीरे उस मलबे से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग बुरी तरह घायल हैं और कुछ की वहीं मौत हो चुकी है।
और यहाँ आकर बात और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। बिल्कुल, दुर्घटना तो बस एक शुरुआत थी। उनका असली दुश्मन वो जगह थी जहां वो गिरे थे। देखिए, वो समुद्र तल से 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर थे। इस ऊंचाई पर शरीर को दो सबसे बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला हाइपोक्सिया और दूसरा जमा देने वाली ठंड। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, राइट? हाँ, हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि हर सांस के साथ फेफड़ों को पूरी हवा नहीं मिलती। इससे दिमाग सुस्त होने लगता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर में एक अजीब सी थकावट भर जाती है। और फिर जैसे ही सूरज ढलता है, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मुझे एक बात सच में समझ नहीं आती, वो पहली रात में ठंड से जमे क्यों नहीं? मतलब उन्होंने तो रग्बी के कपड़े, हल्की जैकेट और स्वेटर पहने हुए थे ना। और उनके पास कोई स्लीपिंग बैग या टेंट भी नहीं था। यहीं पर उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का पहला सबसे बड़ा उदाहरण सामने आता है। उन्होंने उस टूटे हुए मलबे को ही अपना घर बना लिया। ओहो, उन्होंने मलबे को ढकने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, उन्होंने टूटी हुई सीटों और सामान और बर्फ से उस खुले हिस्से को ढक दिया ताकि बर्फीली हवा अंदर ना आए। और वो एक दूसरे से बिल्कुल सटकर, मतलब एकदम चिपक कर बैठे ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। और अगले दिन जब सूरज निकला तो उन्हें लगा होगा कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा। आखिर एक पूरा का पूरा विमान गायब हुआ था। हाँ, उन्हें पूरा विश्वास था। और शुरुआती कुछ दिनों तक उन्हें आसमान में खोज करने वाले विमान उड़ते हुए दिखाई भी दिए। उन्होंने मलबे से बाहर भागकर चीख कर मदद भी मांगी होगी, धातु के टुकड़े भी हिलाए होंगे, लेकिन वो विमान उनके ऊपर से गुजर गए, किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में यहाँ प्रकृति का कैमोफ्लाज उनके खिलाफ काम कर रहा था। उनका जो विमान था वो सफेद रंग का था। अब आप खुद सोचिए, ऊपर से देखने पर अनंत सफेद बर्फ के बीच एक सफेद रंग का मलबा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब 1 मील की ऊंचाई से किसी विशाल बर्फ से ढके फुटबॉल मैदान में एक सफेद कागज का टुकड़ा ढूंढने जैसा। ये तो लगभग असंभव है। सही कहा। और अगर हम इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये स्थिति जल्द ही एक गहरे आघात में बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद उन्हें मलबे से एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। और उन्होंने उसे चालू किया होगा, ये सोचकर कि रेस्क्यू की कोई अच्छी खबर मिलेगी। हाँ, लेकिन उन्होंने जो सुना वो किसी भी इंसान की आत्मा को अंदर तक तोड़ देने के लिए काफी था। रेडियो पर अनाउंसर कह रहा था कि खोज अभियान आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। मतलब सरकारों ने मान लिया था कि इतने खतरनाक वातावरण में किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन है। ये सबसे भयानक पल था। सच में, शारीरिक चोट और ठंड से लड़ना एक बात है, लेकिन जब आपको ये पता चले कि पूरी दुनिया ने आपको मरा हुआ मान लिया है, तो दिमाग पर क्या असर होता होगा? इसे मनोविज्ञान में लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई लाचारी कहते हैं। जब इंसान को लगने लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बदलने वाला, तो वो लड़ना छोड़ देता है। दुनिया की नजरों में उनका अस्तित्व खत्म हो चुका था। उनके परिवार, उनके दोस्तों ने उन्हें मृत मान लिया था। उस रेडियो ब्रॉडकास्ट ने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। जब बाहर से कोई मदद नहीं आनी थी तो उन्हें खुद अपना मसीहा बनना था। और यहीं से हमारी इस चर्चा का सबसे अंधकारमय और मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। दिन हफ्तों में बदल रहे थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। बिल्कुल, उनके पास शुरुआत में जो मुट्ठी भर स्नैक्स, वाइन और कुछ चॉकलेट थी, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उस बर्फ के रेगिस्तान में न कोई जानवर था, न कोई पौधा। और यहाँ में भुखमरी की बायोलॉजी को समझना होगा। उस भयंकर ठंड में शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर को सिर्फ कांपने और अंगों को गर्म रखने के लिए हजारों कैलोरी चाहिए होती हैं। और जब बाहर से कोई खाना नहीं मिलता तो शरीर खुद को ही खाना शुरू कर देता है ना? एकदम सही। सबसे पहले वो जमा हुआ ग्लूकोज इस्तेमाल करता है, फिर फैट जलता है और उसके बाद शरीर जिंदा रहने के लिए अपनी ही मांसपेशियों को तोड़ने लगता है। इंसान का शरीर अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है, दिमाग एकदम धुंधलाने लगता है। और इसी हताशा के बीच उनके सामने एक ऐसी सच्चाई आ खड़ी हुई जिसे सोचना भी रूह कंपा देता है। वहां जीवन रक्षक प्रोटीन का सिर्फ एक ही स्रोत बचा था, उनके मृत साथियों के शरीर। और इससे देखिए एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। जब हम अपने सुरक्षित घरों में बैठे होते हैं तो नैतिकता और नियमों की बात करना बहुत आसान होता है। हाँ, बिल्कुल आसान होता है। लेकिन 11,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा में ऑक्सीजन नहीं है, खून जमा देने वाली ठंड है और शरीर भूख से मर रहा है, वहां हमारी बायोलॉजी, हमारी सामाजिक नैतिकता पर हावी हो जाती है। ये कोई विकृति नहीं थी,
ये सिर्फ अस्तित्व को बचाए रखने की बिल्कुल अंतिम और हताश कोशिश थी। वह कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। ये कुछ ऐसा था जैसे प्रकृति ने उनके सामने एक दरवाजा रख दिया हो, उसे खोलो और वो करो जिसे दुनिया गलत मानती है, या फिर उसे बंद रखो और मौत को गले लगा लो। और जब जीवन दांव पर होता है तो इंसान सिर्फ एक जीव बनकर रह जाता है, जिसका बस एक ही लक्ष्य होता है कि उसका दिल अगले दिन भी धड़कता रहे। और उन्होंने वो फैसला लिया। ये एक अकल्पनीय मानसिक द्वंद्व रहा होगा, लेकिन उन्होंने जीने का चुनाव किया। हाँ, और जब उन्हें लगा कि उन्होंने सबसे बुरा दौर देख लिया है, कि उन्होंने प्रकृति को उसकी कीमत चुका दी है, तभी कुदरत ने उन्हें याद दिलाया कि वो अभी भी उसी के इलाके में है। ये दुर्घटना के 17 दिन बाद की बात है ना? बिल्कुल। रात का समय था, सब मलबे के अंदर सो रहे थे। और अचानक गति तेज हो जाती है। घाटी में एक भयानक गूंजती हुई आवाज आती है। पहाड़ के ऊपर से बर्फ का एक विशाल हिमस्खलन, मतलब एक एवलांच, सीधे उनके मलबे की तरफ गिरता है। ये कोई साधारण बर्फबारी नहीं थी। ये लाखों टन ठोस बर्फ थी, जो किसी बम के विस्फोट की तरह उस विमान के ढांचे से टकराई। पलक झपकते ही वो पूरा का पूरा मलबा बर्फ से भर गया। जो लोग अंदर थे वो जिंदा दफन हो गए। जो जगह उन्हें अब तक ठंड से बचा रही थी, वही जगह अचानक उनकी कब्र बन गई। वहां सांस लेना वैसे भी मुश्किल था, और अब चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। जो लोग बर्फ के ऊपर रह गए थे, उन्होंने तुरंत पागलों की तरह खुदाई शुरू की ताकि बाकी लोगों को बाहर निकाल सकें। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद उस रात 8 और लोगों की जान चली गई। जरा सोचिए, आप भयंकर भूख से लड़ चुके हैं, आप में अपनों को खोया है, जीवित रहने के लिए वो खौफनाक फैसला लिया है, और फिर कुदरत आपके ऊपर एक पूरा का पूरा पहाड़ गिरा देती है। कोई भी इंसान वहां हार मान लेता और कहता, बस अब मुझसे और नहीं लड़ा जाएगा। हार मान लेना सबसे आसान था उस वक्त, लेकिन मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एवलांच उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अच्छा, कैसे? इसने उस लर्न्ड हेल्पलेसनेस को पूरी तरह से तोड़ दिया। एवलांच ने उन्हें यह साफ तौर पर समझा दिया कि मलबे के अंदर बैठकर सिर्फ इंतजार करने का मतलब है मौत। प्रकृति उन्हें मारना चाहती थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर जिंदा बचना है तो उन्हें खुद ही इस पहाड़ से बाहर निकलना होगा। और यहीं पर इंसान के दिमाग की असली रचनात्मकता, या कह लें इंजीनियरिंग, सामने आती है। उन्होंने सिर्फ वहां से निकलने का फैसला नहीं किया, बल्कि खुद को तैयार किया। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि उन्होंने उस मलबे से ही अपना सर्वाइवल गियर बना लिया। बिल्कुल। देखिए, बर्फ पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो इंसान को अंधा कर सकती है, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने पायलट के केबिन में लगे सन वाइजर को काटा और तारों की मदद से अपने लिए धूप के चश्मे बनाए। क्या बात है! लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो रात की ठंड थी, क्योंकि मलबे से बाहर निकलने का मतलब था -30 डिग्री में खुले आसमान के नीचे सोना। की तरह इस्तेमाल किया और कई दिनों की मेहनत से एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग सिल लिया। हाँ, जिसमें 3 लोग एक साथ समा सकें और एक दूसरे की गर्मी से रात में जिंदा रह सकें। मतलब मौत के मुंह में बैठकर इस तरह विज्ञान और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना कोई साधारण बात नहीं है। और फिर शुरुआत होती है उस असंभव सफर की। एंडीज के उस जमे हुए नर्क में 2 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद 2 लोगों ने, नांडो पराडो और रॉबर्टो कानेसा ने, पश्चिम की ओर चिली की तरफ चलने का फैसला किया। तो ये जो सफर था, ये सिर्फ एक ट्रैकिंग नहीं थी। उनके पास पहाड़ों पर चढ़ने का कोई गियर नहीं था, पैरों में सिर्फ रग्बी के जूते थे और शरीर महीनों की भूखमरी से कंकाल बन चुका था। और उन्हें जिस पहाड़ पर चढ़ना था वो 15,000 फीट ऊंचा था। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार उनका वो पहाड़ चढ़ना शारीरिक रूप से पूरी तरह असंभव था। उनकी मांसपेशियां ऑक्सीजन के लिए तरस रही थीं। हर एक कदम ऐसा था जैसे कोई उनके सीने पर भारी पत्थर रखकर उन्हें बर्फ की एक खड़ी दीवार पर धकेल रहा हो। लेकिन जब जीव विज्ञान हार मान लेता है, तब इंसान की इच्छा शक्ति कमान संभालती है। पूरे 10 दिनों तक वो उन क्रूर पहाड़ों में चलते रहे। हर रात उसी हाथ से बनाए गए स्लीपिंग बैग में कांपते हुए बिताई। और फिर 10 दिन के उस खौफनाक सफर के बाद, जब पहाड़ की ढलानें कम होने लगी, बर्फ की जगह चट्टानें और थोड़ी हरियाली दिखने लगी, तो उन्होंने एक नदी के पार कुछ ऐसा देखा जो सच में चमत्कार था। एक इंसान, एक चरवाहा, जो अपने घोड़े पर सवार था।
72 दिनों के पूरे अलगाव, भयानक भूख और मौत के साए में जीने के बाद उन्होंने आखिरकार बाहरी दुनिया के किसी इंसान को देखा। और उसी चरवाहे के जरिए ये खबर दुनिया तक पहुंची। जब हेलीकॉप्टर उस बर्फीली चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां बचे हुए 14 लोगों को निकाला। कुल 16 लोग। 16 लोग जिन्होंने 72 दिनों तक मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे धकेल दिया। उनकी ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब इंसान के अस्तित्व पर बन आती है तो हमारे भीतर ताकत का एक ऐसा भंडार खुल जाता है जिसके बारे में हम सामान्य जीवन में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। उन 16 लोगों ने वो कर दिखाया जिसे विज्ञान, तर्क और पूरी दुनिया ने असंभव मान लिया था। उन्होंने प्रकृति के सबसे हिंसक रूप का सामना किया और जीतकर वापस लौटे। लेकिन इस पूरी घटना को जब हम गहराई से देखते हैं तो मन में एक विचार आता है जो बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करता है। हम जानते हैं कि उन्होंने उन 72 दिनों तक एंडीज की भयानक ठंड, भूख और मौत को हराया। 16 लोग उस जमे हुए पहाड़ से जिंदा वापस आए। हाँ, ये तो सच है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब कोई इंसान अपनी शारीरिक पीड़ा, अपनी नैतिकता और अस्तित्व के बिल्कुल आखिरी सीमा को छूकर वापस आता है, तो क्या वो कभी सच में सामान्य जीवन में लौट पाता है? समय के साथ एंडीज की वो बर्फ तो पिघल गई होगी, लेकिन क्या उन 16 लोगों का दिमाग कभी पूरी तरह से इस पहाड़ से नीचे उतर पाया होगा? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।